मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी यह अमर कहानी केवल साहित्य तक सीमित नहीं रही। इसकी गहराई और यथार्थ ने विश्वविख्यात फिल्मकार सत्यजीत रे को भी प्रेरित किया और उन्होंने 1977 में इस नाम से एक फिल्म बनाई। इस फिल्म में संजीव कुमार, सईद जाफरी, अहमद खान जैसे कलाकारों ने काम किया। शतरंज के खिलाड़ी कहानी और फिल्म दोनों मिलकर हमें यह याद दिलाते हैं कि जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागता है तो इतिहास की बाजी हमेशा हार जाता है। आइए आगे इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का नाम है शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य, कोई गान की मजालिस सस्ता था तो कोई अफीम की पीनक में ही मजे लेता था। जीवन में प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधे में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विशालता पर्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह वर्णन में, कारीगर कालाबत्तू में और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे इत्र मिश्री में, उपटन के रोजगार में लिप्त थे। सभी के आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं और तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदली जा रही है। कहीं चौरस बिछी हुई है, पौ 12 का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त हैं। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या शराब पीते। शतरंज, ताश, गजीफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती हैं। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे बैठे चखौतियाँ करते, आखिर और करते ही क्या। प्रातः काल से ही दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते, दावपेच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान में बाजियाँ होती थीं। मगर यह बात न थी कि मिर्ज़ा के घर में और लोग उनके व्यवहार से खुश थे। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुखिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहब इससे इतना द्वेष थी कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थी, तब तक उधर बाजी बीत जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्ज़ा जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर उनका गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं। खाने की भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलावें। पर दूर बद्दू वह भी कुछ नहीं कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब पर ही थोप देते थे। एक दिन बेगम साहब के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौड़ी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला ला, किसी हकीम को यहाँ ला के दवा लावें। दौड़, जल्दी कर। लौड़ी गई तो मिर्ज़ा साहब ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहब का मिजाज गर्म था। इतनी सी बात कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौड़ी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगे। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हो गई थी। झुझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता। मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं जी। मिर्ज़ा, जी हाँ, चला क्यों न जाऊँ, 2 किस्तों में आपकी मात होती है।
मीर जनाब, इस भरोसे न रहिए, वह चाल सोची है जो आपके मुहर धरे हैं, और मात हो जाए पर जाइए सुन लाइए, क्या खामखा उनके दिल को दुखा रहे हैं। मिर्ज़ा, इसी बात पे मात करके ही जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्ज़ा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करना ही पड़ेगा। मिर्ज़ा, अच्छा एक चाल और चल लूँ। हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन के नहीं आवेंगे मैं मुहर हाथ न लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कहारते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्ज़ा, क्या कहूँ, मीर साहब मान ही नहीं रहते, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसा ही सबको समझते हैं? उनके भी बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला? मिर्ज़ा, बड़ी लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्ज़ा, बराबर का आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे हैं, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज़ हो जाएंगे तो हो जाएं, कौन सी इनसे रोटियां चलती हैं, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी। हिरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्ज़ा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा गज़ब ना करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हिरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसे रोकें। अच्छा है, उसे रोका तो मुझे रोको तो जानूं। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हज़रत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखो जो उधर जाओ। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार पर चली गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंध गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 1-2 मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़े अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की खनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई हैं, चुपके से घर की राह ले ली। मिर्ज़ा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगे, इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते हैं। आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हे चौके में फिक्र खपाऊँ। जाते हो हकीम साहब के यहाँ या अब भी तामुल है? मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे। सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरे बाहर आता देखा तभी ताड़ लिया, फ़ौरन भागा, बड़ी गुस्सेवार मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूँ सिर पर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं है। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतज़ाम करना उनका काम है, दूसरी बात कि उन्हें क्या सरोकार। मिर्ज़ा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा? मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहब को कैसे मनाऊंगा, जब घर पे बैठा रहता था तब तो इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगे। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज़ में आप ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ आप इतना कीजिए कि आज से ज़रा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती थी तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि उनकी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर हैं। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहब को बड़ा झटका लगा, बहुत कष्ट होने लगा, उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती थी। उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे, घर में चाहे कोई आवे
कोई जावे, उनसे कुछ मतलब न था। अब आठों पहर की धौस सी हो गई। कभी पान लाने का हुक्म था तो कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह के बैठे तो शाम कर दी। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी नहीं पनपता है। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे एक मोहल्ले तबाह होते देखे हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुनकर रंज होता है। मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती हैं, मैं तो खुद उनको पसंद नहीं करती, पर इस पर किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी दो चार पुराने जमाने के लोग थे। वे आपस में भांति भांति की अमंगल की कामना करने लगे। अब खैरियत नहीं है। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों से तबाह हो गई। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला ना था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली आती थी और वह वेश्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जा रहा था। कंबल दिन दिन भीग कर भारी होता जा रहा था। देख में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों में जूं तक न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए बनाए जाते, नित्य नई व्यूह की रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसी भी होती थी कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुँचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुँचा। मीर साहब के होश उड़ खड़े हुए। यह क्या बला सिर पर आ गई? यह तलबी किस लिए हुई है? अब खैरियत नज़र नहीं आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकर से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर, मैं यह नहीं जानता। क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बतलाऊं? हुजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांग रहे हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी। मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, कल मैं खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा काँप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। मीर, कमबख्त कल आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पे जाना पड़ा तो बेमौत मारे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही ना। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी? हजरत आकर लौट जाएंगे। मिर्ज़ा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताई। उसने जवाब दिया, ऐसे गवादियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली है। अब भूल कर भी घर पर ना रहेंगे। दूसरे दिन दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकले खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डब्बे में गिलोरियाँ भरे गोमती पार कर एक पुरानी वीरानी मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब अशफाकुल्ला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदारिया ले जाते और मस्जिद में पहुंचकर दरी बिछाकर हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती। किस्त, सह आदि दो एक शब्दों के सिवा मुंह में से कोई वाक्य नहीं निकलता।
कोई योगी भी समाधि पर इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर में जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चुल्लम का टुकड़ा पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आ रही थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चे को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ी को जरा सी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाह मुल्जिम का निगाह न पड़ जाए तो बेगारे पड़ जाएंगे। हज़ारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्ज़ा की बाजी कुछ कमज़ोर हो गई। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी का सैनिक आते हुए दिखाई दिया। यह गोरों की फ़ौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेज़ी फ़ौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्ज़ा, आने दीजिए, किस्त बचाइए, लो यह किस्त। मीर, ज़रा देखना चाहिए, कहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्ज़ा, अरे देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तो खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह हैं, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्ज़ा, जनाब हिले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की किस्त सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्ज़ा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त बस आपकी सहमत है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्ज़ा बोले, आज खाने में कैसी ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको भूख ज़्यादा मालूम होती है। मिर्ज़ा, जी नहीं, शहर में जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नायब साहब ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर से खेलने बैठ गए। 2-3 बज गए। अब की मिर्ज़ा की बाजी कमज़ोर थी। 4 गजर बज रहा था और फ़ौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाहिद अली शाह पकड़ लिए गए और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर लिए जा रही थी। शहर में कोई हलचल न थी, न मार काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से नहीं हुई होगी, इस तरह बिना खून बहे न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगढ़ प्रसन्न होते, यह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर आंसू बहाते। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना के चला गया था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्ज़ा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया। मीर, होगा, यह लीजिए सह। मिर्ज़ा, जनाब ज़रा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह किस्त। मिर्ज़ा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है, यह लो फिर किस्त। बस अब किस्त में मात, बच नहीं सकते। मिर्ज़ा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब की मातम कीजिएगा। यह किस्त और मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए जनाब, साहब को मातम में मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्ज़ा की राजभक्ति अपने हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए थे। शाम हो गई थी। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। आबाबीले आकर अपने घोंसले में चिपटी, पर ये दोनों खिलाड़ी डटे हुए, मानो 2 खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्ज़ा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था।
इस बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ जाती जिससे बाजी खराब हो जाती। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र हो जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते, चुटकियाँ लेते, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा सुन सुनकर झुझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों-ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती गई, धैर्य हाथ से निकलता गया, यहाँ तक कि बात बात में झुझलाने लगे। जनाब, आप चाल बदला ना कीजिए। यह क्या चाल चलें फिर उससे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार में चल लीजिए। यदि आप मुहरों को हाथ से रखते हैं तो मुहरे छोड़ दीजिए। जब तक आप चाल ना सूझे मुहरा छूइए नहीं। आप एक एक चाल आधा आधा घंटा में चलते हैं, इसकी सनद नहीं है। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर उसकी चाल बदली, चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब की फर्जी पीटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी मिर्ज़ा। आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रख दूँ? मैंने हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था। मिर्ज़ा, मुहरा आपकी कयामत तक ना छोड़े तो क्या चाल ना होगी। फर्जी पीटते रहें तो धांधली करने लगें। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्ज़ा, तो यह बाजी आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी। मिर्ज़ा, तो आप मुहर उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ, नहीं रखता। मिर्ज़ा, क्यों नहीं रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेर पर आ गए थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्ज़ा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वो लोग तो हमेशा घास छीला करेंगे, आप शतरंज क्या खेलिएगा। रियासत की चीज़ है ये, जागीर मिले ना मिले कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते आए हैं। मिर्ज़ा, अजी जाइए, गाज़ीउद्दीन हैदर के वहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुज़ुर्गों के मुंह पे कालिख लगाते हो, वे बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो बादशाह के दस्तरखान में खाने चलते हैं। मिर्ज़ा, अरे चल चटकटरे, बहुत बढ़कर बातें ना कर। मीर, ज़बान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें ना दिखाई होगी, अगर दिखाए तो उसकी आंखें निकाल लूँ। मिर्ज़ा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाए। इधर आ, इधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल लीं। नवाबी जमाना था, सभी के पास तलवार, पेश कब्ज कटार बधेर बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावनाओं का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों न मरे, पर व्यक्तित्व की वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज़ें आईं। दोनों जख्मी होकर गिरे और दोनों वहीं तड़प तड़प के जान दे दिए। पर बादशाह के लिए उनकी आंखों से एक बूंद का आंसू न निकला। उन्हीं दोनों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसित मीनारें इन लाशों को देखते हुए सिर धूम रही थीं। कहानी इसी के साथ समाप्त होती है।